कि इंडिया में वाइड स्प्रेड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारे कंट्री में हर एक चीज़ में हर एक लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, ट्राइब, रीजन वगैरह वगैरह हर चीज़ में हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और ये डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। बट कभी कभी इसी डाइवर्सिटी की वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कभी कभी इसी डाइवर्सिटी की वजह से सोसाइटी के लोगों के बीच में डिवीजन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग रिलीजन के नाम पे, कभी लैंग्वेज के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे डिवाइडेड हो जाते हैं। और कोई भी ऐसा देश जहाँ के लोगों के बीच में डिवीजन होगा वो ट्रू सेंस में डेवलप नहीं हो सकता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए बेहद ज़रूरी है कि देश के लोगों के बीच में यूनिटी हो, उनके बीच में डिवीजन ना हो। और इस बैकड्रॉप में ज़रूरी हो जाता है नेशनल इंटीग्रेशन, बिकॉज नेशनल इंटीग्रेशन इज़ वेरी असेंशियल फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। और अब सवाल आता है कि नेशनल इंटीग्रेशन होता क्या है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो जब देश के लोग नेशन को पहली प्रायोरिटी पर रखते हैं, जब देश के लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने समुदाय के इंटरेस्ट को, अपने रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट के इंटरेस्ट को, अपने ये जितने भी छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं इनको पीछे रख के नेशन को पहली प्रायोरिटी देते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को पहली प्रायोरिटी देते हैं, तो उसे बुलाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन। जब देश के लोग अपने सारे डिफरेंसेस को भूल के देश के नाम पे यूनाइट होते हैं, उसको बुलाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन। इस नेशनल इंटीग्रेशन को दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। लक्ष्मीकांत में भी 4-5 डेफिनेशंस दे रखी हैं, लेकिन अपन ने 2 डेफिनेशंस को उठा लिया है। इन 2 से अपन पूरा नेशनल इंटीग्रेशन समझ लेंगे। मायरन के हिसाब से नेशनल इंटीग्रेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो नेशनल इंटीग्रेशन इज अवॉइडेंस ऑफ डिविसिव मूवमेंट्स दैट वुड बाल्कनाइज द नेशन। कोई भी ऐसा डिविसिव मूवमेंट जिसकी वजह से देश के टुकड़े हो सकते हैं, उसका अवॉइडेंस इज अ एस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। और दूसरा, प्रेजेंस ऑफ एटीट्यूड्स थ्रू आउट द सोसाइटी दैट गिव प्रेफरेंस टू द नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पैरोकियल इंटरेस्ट। सोसाइटी में, सोसाइटी के लोगों के बीच में एक ऐसे एटीट्यूड का डेवलपमेंट जिसके तहत नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, प्रेफरेंस पे रखा जाता है, और अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट को पीछे रखा जाता है। ये एटीट्यूड और डिविसिव मूवमेंट्स का अवॉइडेंस, ये दोनों चीज़ें मिलके बनता है नेशनल इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू मायरन। हमारे अपने डॉक्टर एस राधाकृष्णन के हिसाब से नेशनल इंटीग्रेशन इज नॉट अ हाउस बिल्ट बाय मॉर्टर एंड ब्रिक्स। ये कोई घर नहीं है कि ईंटें लगाई और बना दिया। ये कोई इंडस्ट्रियल प्लान भी नहीं है जिसको एक्सपर्ट्स के साथ में बैठ के डिस्कस किया जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इंटीग्रेशन इज अ थॉट which must go into the heads of the people. It is the consciousness which must awaken the people at large. नेशनल इंटीग्रेशन एक थॉट, एक फीलिंग है जो लोगों के अंदर से आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सुनते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जब हम सुनते हैं भगत सिंह के बारे में, जब हम देखते हैं हमारी फ्लैग को, जब हम सुनते हैं जनगण मन को, तो जो यूनिटी वाली फीलिंग आती है, तो जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग आती है, उसको बुलाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो जब लोग अपने सारे डिफरेंसेस को भूल के नेशन के नाम पर यूनाइट होते हैं, नेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, तो उसको बुलाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, लाइक दबाना ज़रूरी है। और अब ये तो मेरे को रट गया है, हर बार बोलता हूँ मैं, तो ये तो कर ही दिया करो, लाइक तो कर ही दिया करो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग अपने को समझ में आया। अब सवाल आता है कि हमारे कंट्री के नेशनल इंटीग्रेशन में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं। पहला ऑब्स्टिकल है रीजनलिज्म, और रीजनलिज्म का मतलब होता है सब नेशनलिज्म या सब टेरिटोरियल लॉयल्टी। अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए, जब कोई देश का इंसान ये कहे कि मुझे देश के इस पर्टिकुलर रीजन से या इस पर्टिकुलर स्टेट से हद से ज़्यादा प्यार है, इतना प्यार है कि इस रीजन, इस स्टेट के बेटरमेंट के लिए मैं कुछ भी करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी देश में क्या हो रहा है, बाकी देश को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस रीजन से मुझे प्यार है। इसको बुलाया जाता है रीजनलिज्म। लव फॉर अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट इन प्रेफरेंस टू कंट्री एज अ होल। जब नेशनल इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखा जाए
और रीजन के इंटरेस्ट को प्राइमरी रखा जाए, पहले रखा जाए, तो उसको बुलाया जाता है रीजनलिज्म। और ये रीजनलिज्म हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हार्मफुल है। रीजनलिज्म कई तरह के फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करता है। जो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है इसका वो है कि कुछ लोग डिमांड करते हैं कि हम तो कंट्री के कुछ हिस्से को अलग करके अपनी एक अलग कंट्री बनाएंगे। और इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल आज की डेट में खालिस्तान की जो डिमांड है, और ये अपने आप में इडियोटिक है, इलॉजिकल है, इरेशनल है, एंटी नेशनल है। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म है। मतलब सबसे ज़्यादा हार्म अगर हमारे नेशन को किसी चीज़ से हो सकता है तो वो इस आइडिया से हो सकता है। इसके अलावा और भी फॉर्म्स हैं रीजनलिज्म की, जैसे बहुत सारे लोग सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। तेलंगाना बन ही गया है, बोडोलैंड की डिमांड होती ही है। ये जो सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड है ये भी एक तरीके का रीजनलिज्म है। आप ये कह रहे हो कि इस पर्टिकुलर रीजन से मुझे ज़्यादा प्यार है, इसके बेटरमेंट के लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ कि एक अलग से स्टेट बना दो। बट जो दूसरा समुदाय होगा या जिस स्टेट में से एक हिस्सा निकाला जा रहा होगा, उस स्टेट के लोग जो हैं वो दुखी होंगे, और जब दुखी होंगे तो वो ऑब्स्टिकल का काम करेगा हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में। बहुत सारे यूनियन टेरिटरी में रहने वाले लोग डिमांड करते हैं कि यूटी को फुल फ्लेजेड स्टेटहुड दे दिया जाए, स्टेट बना दिया जाए। ऐसा पहले हुआ भी है मणिपुर के केस में, त्रिपुरा के केस में। दिल्ली यूनिक केस है, सरकारें लड़ रही हैं कि ये पावर हमारी, ये पावर तुम्हारी, ये लड़ाई चल रही है। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी शुरू हो जाएगा ये। अब वो भी डिमांड करेंगे कि वापस से हमें स्टेटहुड दो। ये भी रीजनलिज्म का एक फॉर्म है। इसकी वजह से भी नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान होता है। इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इतने सारे देखने को मिलते हैं। और ये भी क्या है? रीजनलिज्म है। भाई है तो सब कुछ देश का ही हिस्सा, लेकिन उसके बावजूद आप ये कहते हो कि यार थोड़ा पानी हमें ज़्यादा मिल जाए या थोड़ी बाउंड्री हमें ज़्यादा मिल जाए। ये क्या है? ये रीजनलिज्म है। और ये क्या है? ये नेशनल इंटीग्रेशन को हार्म करता है, कुछ ना कुछ रुकावट बनता है उसके रास्ते में। और एक थ्योरी आपने सुनी होगी, सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी, आजकल खूब चलती है। कहा जाता है कि लोकल लोगों को नौकरी में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, परमिट्स में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के लोग अक्सर ये कहते हैं कि बिहार के लोग, यूपी के लोग आते हैं और हमारे यहाँ की नौकरियों को खा जाते हैं। लेकिन अगर लार्जर स्केल पे देखो तो सब लोग हमारे देश के ही हैं ना, वो कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं। लेकिन ये जो सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी है ये कहती है कि नहीं, हमारे रीजन में हमारे लोगों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और ये भी नेशनल इंटीग्रेशन के रास्ते में एक ऑब्स्टिकल है। देखो, जो सबसे एक्सट्रीम और सबसे वाहियात रीजनलिज्म है वो है कि आप सेपरेट कंट्री की डिमांड करो। बाकी ये जितने भी रीजनलिज्म्स हैं ये मैनेजेबल हैं, इनको मैनेज किया जा सकता है, ये कुछ हद तक समझ में भी आता है। अच्छा, एक ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है? रीजनलिज्म। दूसरा कम्युनलिज्म। जब किसी को अपने रिलीजन और अपनी रिलीजियस कम्युनिटी से हद से ज़्यादा प्यार हो, या ये कहें कि वो नेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने रिलीजियस कम्युनिटी को देता हो, अपने कम्युनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वो नेशन को तराजू पर रख सकता है, वो किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को तराजू पर रख सकता है। अपने कम्युनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ नेशन, एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज, तो उसको बुलाया जाता है कम्युनलिज्म। और ये जो कम्युनलिज्म है ये बेहद हार्मफुल है किसी भी नेशन के इंटीग्रेशन के लिए। और क्योंकि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो हमारी कंट्री में इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रिलीजन के बेसिस पे बनी है। फॉर एग्जांपल अकाली दल है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग है, फॉर एग्जांपल शिवसेना है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, बाकी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ को उतना प्रेफरेंस नहीं देती हैं। रिलीजन के नाम पे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स बने हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज़ होते हैं, जैसे आरएसएस है, जैसे जमात ए इस्लामी है। ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये भी अपने रिलीजन के बेटरमेंट की बात करते हैं, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ द अदर रिलीजियस कम्युनिटी ऑल्सो। इसके अलावा कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं। कई बार हमारे कंट्री के हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस के बाद भी कम्युनल राइट्स देखने को मिले हैं। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का एक बड़ा लंबा डिस्प्यूट चला। और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो कि आप न्यूज़ में सुनते होंगे। ये जो कम्युनलिज्म है ये वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म है हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को हार्म करने के लिए। अच्छा, हमारी कंट्री में ये जो कम्युनलिज्म है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? एक तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ऑफ मुस्लिम्स पता नहीं, कहने में गलत नहीं है, बट दे आर कंजर्वेटिव
इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुस्लिम्स में अभी भी लड़ाई इस चीज़ की चल रही है कि सेपरेशन 3 बार तलाक बोल के होगा या 1 बार बोल के होगा, तो कंजर्वेटिव है। रोल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पड़ोसी और दुश्मन, उसकी हर संभव कोशिश रहती है कि कैसे भी लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जाए इंडिया में। हिंदू शॉविनिज्म, हमारे यहाँ पे भी हिंदुइज्म में भी, या हिंदूज़ में, हिंदुइज्म तो नहीं, हिंदूज़ में एक प्रेजुडिस है बहुत सारी चीज़ों को लेके। इनफैक्ट दूसरे समुदाय को लेके भी एक थोड़ी सी प्रेजुडिस है, और उसकी वजह से भी कम्युनल एस्पेक्ट थोड़ा प्रमोट होता है। गवर्नमेंट का इनर्शिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि रिलीजन के नाम पे लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं और कम्युनलिज्म को कुछ हद तक बढ़ावा देती हैं। एक रीज़न क्या है, एक ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है, रीजनलिज्म। दूसरा क्या हो सकता है, कम्युनलिज्म। तीसरा ऑब्स्टिकल हो सकता है कास्टिज्म। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कंट्री का लव फॉर वंस ओन कास्ट, हद से ज़्यादा अपनी कास्ट ग्रुप को, अपने कास्ट को प्रेफरेंस देना एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ अदर कास्ट। आपको अपने जाट होने को बचाना है, ब्राह्मण होने को बचाना है, बनिया होने को बचाना है, दलित होने को बचाना है, और ये सब कुछ आप नेशन की कॉस्ट पे कर जाते हो कभी कभी, और ये प्रॉब्लमेटिक है हमारे कंट्री की। मेरे हिसाब से रिलीजन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कास्ट प्रॉब्लम है। और कैसे मैनिफेस्ट करता है ये, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कास्ट के बेसिस पे फॉर्म होती हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कास्ट के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं पॉलिटिक्स के दौरान, इलेक्शंस के दौरान। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि कास्ट बेस्ड हैं, अपन ने पढ़े हुए हैं, जो कि सिर्फ अपने कास्ट के प्रेफरेंस की बात करते हैं। इसके अलावा अलॉटमेंट ऑफ पार्टी टिकट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट्स ऑन द कास्ट लाइन्स। ये तो आम तौर पे अपन देखते हैं कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे जाट बाहुबल है, तो किसी जाट कैंडिडेट को खड़ा कर दो, पार्टी की टिकट दे दो। ये प्रॉब्लमेटिक है अपने आप में, बिकॉज आप मेरिट को छोड़ के, आप नेशन के इंटरेस्ट को छोड़ के, आप कौन कैंडिडेट भला कर सकता है उसको छोड़ के सिर्फ कास्ट को प्रेफरेंस दे रहे हो। ये कास्टिज्म भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, हाई कास्ट, लो कास्ट, सो कॉल्ड चलता ही रहता है, डोमिनेंस की लड़ाई चलती रहती है, वायलेंट डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, एजिटेशंस देखने को मिलते हैं ओवर द रिजर्वेशन पॉलिसी, और आजकल तो ये खूब हाईलाइट में है। और प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है कि ये हाईलाइट में है, इस पर डिस्कशन हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एक समुदाय ऐसा है जिसने आंख बंद करके मान लिया है कि रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। दूसरा समुदाय ऐसा है जिसने आंख बंद करके मान लिया है कि हमें जो रिजर्वेशन मिल गया है वो बढ़ बली जाए लेकिन कम ना हो, और ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। चौथा ऑब्स्टिकल, लिंग्विज्म, लव फॉर वंस लैंग्वेज एंड हेट्रेड टुवर्ड्स अदर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। ये जो हमारे कंट्री में नॉर्थ साउथ का डिवाइड कभी कभी देखने को मिलता है, इसका जो मेन रीज़न है वो है लिंग्विज्म। लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और इसके 2 डायमेंशंस हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसके बारे में पूरा डिटेल में अपन ने पढ़ा हुआ है। पहला लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना था आंध्रा 1953 में, और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। जब 1963 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट किया गया तो विवाद उठा, स्पेशली सदर्न स्टेट्स ने ये कहा कि यार हिंदी को किस बेसिस पे आपने चूज़ कर लिया, और इसकी वजह से भी हमारी पॉलिटिक्स इम्पैक्ट होती है, हमारा नेशनल इंटीग्रेशन इम्पैक्ट होता है, हमारे लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। बेसिक सिंपल चीज़ है। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? ट्रू सेंस में जब लोग अपने सभी डिफरेंसेस को भूल के नेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, नेशन के नाम पे यूनाइट होते हैं, उसको बुलाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन। और ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं? रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, लिंग्विज्म और कास्टिज्म। ये वो प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के रास्ते में आते हैं। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, आगे की बात अपन आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।